नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इजी इन्वेस्टिंग में, जहां पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स एंड एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। जब भी हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें हमारे स्टॉक्स और हमारी कंपनीज हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स देके जाए। और जब भी मल्टीबैगर रिटर्न्स की बात आती है तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू 5,000 करोड़ से कम होती है। क्योंकि ये कंपनियां छोटी हैं, अभी उतनी ज़्यादा ग्रोथ इन्होंने नहीं की है, तो यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर इस तरह की कंपनी अगर अपने फाइनेंशियल्स को फंडामेंटली अगर स्ट्रांग है और फाइनेंशियल्स को अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है तो फ्यूचर में हमारे लिए मल्टीबैगर रिटर्न्स देने का काम कर सकती है। इसीलिए जब भी हम निवेश करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक्स हम अपने लिए ढूंढ सकें, मल्टीबैगर कंपनीज, स्मॉल कैप अच्छी कंपनीज ढूंढ सकें। किंतु यहाँ पर यह भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी मल्टीबैगर कंपनीज मतलब स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप कंपनीज रिस्की होती है। तो स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करने से पहले हमें हमारा रिस्क एपेटाइट ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी छोटी है तो अभी उन्होंने उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं की है, तो मार्केट का जब भी कोई भी रिएक्शन होगा तो उन पे वो बहुत ज़्यादा होगा और इनके ऊपर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी सीरीज में, मल्टीबैगर सीरीज में, हम आपके लिए आज एक स्टॉक लेके आए हैं जिसका हमने प्रॉपर फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस किया है। वीडियो में पहले ही बता दूं कि बड़ा होने वाला है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी होती है और ढंग से देखनी होती है, तो ये वीडियोस हमेशा बड़े होते हैं। तो अगर आप मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किन तरह की चीज़ों का ध्यान रखना होता है स्टॉक्स रिसर्च करने समय, कंपनी की रिसर्च करते समय, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा जो स्टॉक है वो है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड कंपनी। ये वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में काम आने वाली कंपनी है, काम करने वाली कंपनी है। बेसिकली लेमन लैंग्वेज में बात करूं, आसान भाषा में बात करूं, तो आपके घरों से कचरा जो उठता है, कचरा जो आपके घरों में होता है या कहीं भी जो कचरा होता है, तो ये कंपनी उस कचरे को उठाती है, उस कचरे को प्रोसेस करने का काम करती है। चलिए बात करते हैं कि ये कंपनी काम किस तरीके से करती है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये कंपनी अलग अलग स्टेप्स में, चरण में काम किया जाता है। डोर टू डोर सबसे पहले वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, कचरा आपके घरों से या अलग अलग इंडस्ट्रीज से इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अलग अलग ट्रांसफर स्टेशन पे भेजा जाता है, जहां पर सेग्रीगेशन के थ्रू थर्ड स्टेप होता है, जहां पर सेग्रीगेशन के थ्रू जितने भी इनर्ट मटेरियल या फिर रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है उसमें से जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसे अलग सेग्रीगेट किया जाता है, जिससे आगे कंपोस्टिंग के लिए भेजा जाता है। कंपोस्टिंग एक प्रोसेस होती है जहां पर जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उससे कंपोजिट बनाए जाते हैं। कंपोजिट मतलब खाद, जो कि फिर खेती में वगैरह अलग अलग जगह पे काम में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में जितना भी रिसाइक्लेबल मटेरियल है, रिसाइक्लेबल या इनर्ट जो आपका वेस्ट है, उसको अपने अलग अलग प्लांट में भेजा जाता है, जहां पर रिसाइक्लेबल से अगर कुछ बनाने लायक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर वेस्ट से कुछ और प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं तो उन्हें बनाया जाता है, या फिर बचे हुआ जितना भी रिसाइक्लेबल है उससे पावर जनरेशन में काम किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर अलग तरह के RFD फ्यूल बनाए जाते हैं। RFD मतलब होता है रिफ्यूज्ड फ्यूल, रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल, जो कि अलग अलग कंपनीज में भी काम आते हैं, इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल काम में आते हैं। तो ये ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जहां पर कंपनी बाई प्रोडक्ट्स बनाती है, वेस्ट मैनेजमेंट से वेस्ट को कलेक्ट करके नए नए प्रोडक्ट बनाती है, जहां पर RFD हमने डिस्कस किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस किया, हमने खाद यानी कि कंपोजिट डिस्कस किया, या फिर अलग अलग रिसाइक्लेबल मटेरियल्स भी बनाती है। तो ये सारे मटेरियल बनाती है जिन्हों आगे सेल करके रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। इसके अलावा इनके जो क्लाइंट होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, यानी कि कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के थ्रू इनको कई सालों का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वेस्ट कलेक्शन का, और इस वेस्ट कलेक्शन के लिए इन्हें टिपिंग फी मिलती है, जो कि इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स भी होती है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल और वर्क मॉडल है जिसे हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब आपसे पहले हम मार्केट लीडरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी इंडिया की डोमेस्टिकली सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कंपनी को सेक्टर में 20 साल से भी ज्यादा का है, और आज तक करंट प्रोजेक्ट्स को देख लें, इंक्लूड करें तो 28 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पे कंपनी ने काम किया है। यानी कि कंपनी की एक जो मार्केट लीडरशिप है वो बहुत ही शानदार है। इसके अलावा बात कर लेते हैं ऑपरेशनल एक्सीलेंसी की, तो एशिया की सबसे बड़ी सिंगल ऑपरेशनल जो प्रोसेसिंग प्लांट है वेस्ट मैनेजमेंट का, वेस्ट प्रोसेसिंग का, वो इस कंपनी के पास में है कांजूरमार्ग के अंदर। इसके अलावा कंपनी का पिंपरी चिंचवड में भी एक प्रोजेक्ट है। तो दोनों को जो प्लांट है
पिंपरी चिंचवड का या फिर कांजूरमार्ग का, इन दोनों को मिला करके अगर हम बात करें तो आज तक 11.01 मिलियन मैट्रिक टन वेस्ट प्रोसेस कंपनी ने किया है जब से कंपनी ने काम करना शुरू किया है। व्हीकल्स की बात करें तो करंटली 1221 व्हीकल कंपनी के रोड पे काम कर रहे हैं वेस्ट कलेक्शन का। इसके अलावा मुंबई में जितना भी वेस्ट प्रोसेस होता है उसका 60% वेस्ट ये इकलौती कंपनी प्रोसेस करती है। मतलब कि मुंबई के अंदर अगर हम बात करें तो मार्केट लीडर है ये कंपनी। ऑल ओवर मुंबई की बात करें तो 9 स्टेट्स के अंदर कंपनी की प्रेजेंस है। 23 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ में आज तक इन्होंने काम किया है। करंट प्रोजेक्ट को इंक्लूड करके ये बात मैं बता रहा हूँ। 8611 फुल टाइम एम्प्लॉयज कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशनल एक्सीलेंसी भी हमें काफी शानदार कंपनी की दिख रही है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 2019 से 2022 पिछले 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू 31% CAGR से ग्रो हुआ है, 31% CAGR से ग्रो हुआ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ओवरऑल रेवेन्यू कंपनी ने 667 करोड़ रुपीस का जनरेट किया है। एडजस्टेड एबिटा में भी 25% की CAGR ग्रोथ पिछले 3 साल में देखने को मिली है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 173 करोड़ रुपीस का ओवरऑल एबिटा जनरेट हुआ था। पैट 43% के CAGR ग्रोथ से पिछले 3 साल में बढ़ा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 90 करोड़ रुपीस का ओवरऑल पैट जनरेट हुआ था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओवरऑल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो उसमें भी 41% की CAGR ग्रोथ हमें 3 साल में देखने को मिल रही है, जहां पर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 127 करोड़ रुपीस का ओवरऑल कैश जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर जो चाहे ऑपरेशनल एक्सीलेंसी की बात करें, चाहे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे मार्केट लीडरशिप की बात करें, हर जगह पे कंपनी एक शानदार तरीके से परफॉर्म करती हुई हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब इंडस्ट्रियल आउटलुक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो ओवरऑल जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है वो 23,000 बिलियन रुपीस की है, जबकि इंडियन मार्केट उसके कंपैरिजन में मात्र 50 बिलियन रुपीस का है। तो इंडियन मार्केट अभी काफी छोटा है वर्ल्ड वाइड मार्केट के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी तो है। अब बात कर लेते हैं कि ग्रोथ का आउटलुक कैसा है। तो यहाँ पर देखिए कि 2016 का अगर आप बजट देखते हैं तो ओवरऑल जो वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर का जो बजट था उसका 21% हिस्सा ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलॉट किया गया था, जबकि इसे रीसेंट बजट में बढ़ा के 46% कर दिया गया है। यानी कि गवर्नमेंट भी यहाँ पर हमें पुश दे रही है, पॉजिटिव पुश गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। तो जब भी गवर्नमेंट बूस्ट मिलता है किसी भी सेक्टर को तो वहां पर फ्यूचर आउटलुक काफी अच्छा हो सकता है। इसी के रिजल्ट में जो यहाँ पर आउटलुक देखा जा रहा है, जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है वो ये की जा रही है कि 2020 से 2025 तक जो वेस्ट जनरेशन है वो 8.9% के CAGR से बढ़ सकता है, जबकि इसी की कंपैरिजन में जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मार्केट है वो 14.4% के CAGR से बढ़ सकता है। अब जब ओवरऑल मार्केट की एक्सपेक्टेशन 14.4% के CAGR की है तो इनके मार्केट के जो लीडर है, जैसे कि ये कंपनी मार्केट लीडर्स में आती है, तो मार्केट लीडर की ग्रोथ इससे ज्यादा ही होना पॉसिबल है। तो यहाँ पर इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक काफी ज्यादा पॉजिटिवली हम देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें वर्ल्ड वाइड जो ओवरऑल वेस्ट प्रोसेस होता है उसका जो एवरेज अगर निकालने जाए तो 52% वेस्ट लैंड फिलिंग के लिए ओपन डंपिंग के थ्रू प्रोसेस होता है, लैंड फिलिंग के थ्रू प्रोसेस होता है, जबकि इंडिया में ये एवरेज 77% है। मतलब इंडिया में जो ओपन डंपिंग है वो काफी ज्यादा होती है वर्ल्ड एवरेज से। तो यहाँ पर भी हमें एक पॉजिटिव अप्रोच, एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में दिख रही है वर्ल्ड एवरेज को बीट करने के लिए। तो यहाँ पर ओवरऑल इंडस्ट्रियल और कंपनी का जो आउटलुक है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो इस कंपनी के लिए भी हम आगे जाके पॉजिटिव रह सकते हैं। चलिए वीडियो के आखिरी सेगमेंट में हम रेवेन्यू के ब्रेकडाउन की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसका 62% हिस्सा कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आता है, 23% हिस्सा प्रोसेसिंग के थ्रू और पीछे बचा 15% हिस्सा जो है अदर कॉन्ट्रैक्ट या अदर तरीके से आता है। तो ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी हर हिस्से से हर तरीके के सेगमेंट से एक सही मात्रा में दिखाई दे रहा है। आप कह सकते हैं कि 62% हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है, पर वो कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों को मिला करके आ रहा है, राइट। तो एक 3 सेगमेंट जो हमने 4 सेगमेंट की बात करी थी, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन देन प्रोसेसिंग, तो तीनों सेगमेंट से एक प्रॉपर हिस्से रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है कि किसी एक सेगमेंट पे कंपनी की लायबिलिटी ज्यादा नहीं है। बात करते हैं अब दोनों प्लांट के बारे में। सबसे पहला प्लांट बात कर लेते हैं थोड़ी सी कांजूरमार्ग का जो प्लांट है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सिंगल हैंडेड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है। तो उसके बारे में बात करें तो ओवरऑल कैपेसिटी 7,500
टन पर डे की प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, जिसमें से 5300 टन पर डे प्रोसेसिंग आज की तारीख में डेली के बेसिस पे हो रही है। इसके अलावा यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका जो सरप्लस हिस्सा है उसे फ्यूचर में बात चल रही है कि बीएमसी यानी कि बॉम्बे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बेचा जा सकता है, बेचने की बात चल रही है। अदर कैपेसिटीज की बात करें तो जो बायो रिएक्टर लैंड फिलिंग की जो कैपेसिटी है वो 6500 टन पर डे की है। इसके अलावा सैनिटरी लैंड फिलिंग की जो बात कैपेसिटी है वो 250 टन पर डे की है। मटेरियल रिकवरी की या फिर कंपोस्टिंग फैसिलिटी जो है उसकी कैपेसिटी 1000 टन पर डे की है। और गैस टू एनर्जी कन्वर्जन की जो लिमिट है, जो प्लांट कैपेसिटी है वो 0.97 मेगावाट की कैपेसिटी ओवरऑल है। यहां पर अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करेंगे तो उसका आप अगर इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं तो वो इस तरीके से देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपोजिट जो सेल है वो 28% से राइज हुई है और इस फाइनेंशियल ईयर में ओवरऑल 14,241 मेट्रिक टन की ओवरऑल सेल्स यहाँ पर कंपोजिट्स की हुई है। तो सेल्स ऑब्वियसली तभी हो पाई है जब इतना जनरेट हो पाया है, इतना प्रोडक्शन कर पाई है कंपनी। तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी आप यहां से देख सकते हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन कंपनी का काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। पिंपरी चिंचवड का जो इनका प्लान है अगर उसकी बात करें तो उस पर भी कंपनी 11.5 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी 5 रुपीज पर यूनिट की प्राइस पे पिंपरी चिंचवड की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसे सेल कर रही है। 240 करोड़ रुपीस का टोटल कैपेक्स यहां पर कंपनी ने असाइन किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। 6.2 एकड़ का लैंड फिलिंग के लिए जो लैंड है वो पिंपरी चिंचवड कॉर्पोरेशन के थ्रू इन्हें दिया गया है। और इसके अलावा एडिशनल वेस्ट कलेक्शन के लिए टिपिंग फी भी कॉर्पोरेशन के थ्रू इन्हें दी जाती है। तो ये ओवरऑल कंपनी का डिस्कशन हमने यहाँ पर किया है। दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में बात, जो दोनों साइट है, प्लांट्स है, उनके बारे में भी बात किया। कंपनी के मार्केट आउटलुक के बारे में, फ्यूचर आउटलुक के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में और फंडामेंटल्स के बारे में बात किया। ओवरऑल यहाँ पर हमारी राय ये बनती है, चूंकि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं तो ये सेक्टर भी इतना ज्यादा अभी ग्रो नहीं हुआ है, तो ये सेक्टर और ये स्टॉक हमारी नजर में जरूर होना चाहिए। अगर आप स्टॉक के वैल्यूएशन की बात करें तो करंटली ये 12.9 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्रियल पीई 22.8 का है और इस स्टॉक का 3 साल और 5 साल का पीई भी 10.8 के आसपास है। तो ये अपने 5 साल और 3 साल के एवरेज पीई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल पीई से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल कंडीशन अगर हम देखते हैं तो ये एक फेयर वैल्यू पे इस समय हमें मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर रिसर्च के बाद जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है, हम बस इसकी प्रॉपर रिसर्च आपके सामने लाना चाहते हैं। अगर ये वीडियो और ये रिसर्च आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। इस तरह के फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।